प्यारे प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 15 को पढ़ेंगे डिटेल से। और हमारे चैप्टर का नेम है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। इसका ये थर्ड पार्ट है और इसके 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिएगा, फिर इसको समझिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। राज्य की शक्तियाँ। संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या क्या अधिकार होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं हो। संविधान के मसौदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होते थे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत आते। तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थे, परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज़्यादा विषयों को केवल नियंत्रण में रखा गया था। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज़्यादा विषय रखे गए। खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया। संविधान में राजकोषीय संघवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। कुछ करों जैसे सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई। कुछ अन्य मामलों में जैसे आय और कर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई, तथा अन्य मामलों से होने वाली आय जैसे राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह राज्यों को सौंप दी गई। राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया। संविधान में राजकोषीय संघवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। कुछ करों जैसे सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई। कुछ अन्य मामलों में जैसे आय और कर आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई, तथा अन्य मामलों से होने वाली आय जैसे राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह से राज्यों को सौंप दी गई। राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया। उदाहरण के लिए वे जमीन और संपत्ति कर, बिक्री कर तथा बोतलबंद शराब पर अलग से कर वसूल कर सकते थे। केंद्र बिखर जाएगा। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की। उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। यह दलील एक जिद सी बन गई है कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है। अगर केंद्र के पास ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों में कमी करने से और अन्य राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो सकता है। जहाँ तक राज्यों का सवाल है, संतनम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको पंगु बना देगा। राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा, क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज़्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए हैं। यदि पैसा ही नहीं होगा तो राज्यों में विकास परियोजनाएं कैसे चलेंगी। मैं ऐसे संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकार केंद्र से यह कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों की स्थापना के लिए खैरात दे दीजिए। बेहतर होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दें और एकल व्यवस्था यूनिटरी सिस्टम स्थापित करें। संतनम ने कहा कि अगर पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में भर जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे।
प्रांतों के बहुत सारे दूसरे सदस्य भी इसी तरह की आकांक्षाओं से परेशान थे। उन्होंने इस बात के लिए जमकर जोर लगाया कि समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची में कम से कम विषयों को रखा जाए। उड़ीसा के एक सदस्य ने जहां तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा। बेहतर देशभक्त कौन है? मैसूर के सर ए रामस्वामी मुदलियार ने 21 अगस्त 1947 के बहस में कहा था, शक्तिशाली केंद्र की हिमायत के बहाने दिल को यह तसल्ली देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम ज़्यादातर बड़े देशभक्त हैं और जो इन संसाधनों पर कड़ी नज़र रखना चाहते हैं, उनके भीतर राष्ट्रीय भावना या देशभक्ति का अभाव है। आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग में सभा में तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी थीं। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। बेहतर देशभक्त कौन है? मैसूर के सर ए रामस्वामी मुदलियार ने 21 अगस्त 1947 के बहस में कहा था, शक्तिशाली केंद्र की हिमायत के बहाने दिल को यह तसल्ली देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम ज़्यादा बड़े देशभक्त हैं और जो इन संसाधनों पर कड़ी नज़र रखना चाहते हैं, उसके भीतर राष्ट्रीय भावना या देशभक्ति का अभाव है। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। सुनिए 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र। सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था, उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार यह कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके। संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके। विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफ़ी स्वायत्त देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। कुछ हद तक यह मुस्लिम लीग को इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश थी कि जिन प्रांतों में लीग की सरकार बनी है, वहाँ दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। बंटवारे को देखने के बाद ज़्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी। उनका कहना था कि अब एक विकेंद्रीकृत संरचना के लिए पहले जैसे राजनीतिक दबाव नहीं बचे हैं। औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई एकल व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी। उस जमाने में हुई घटनाओं से केंद्रीयतावाद को बढ़ावा मिला, जिसे अब अफरा तफरी पर अंकुश लगाने तथा देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए और भी जरूरी माना जाने लगा। इस प्रकार संविधान में भारतीय संघ के घटक राज्यों के अधिकारों की तुलना में केंद्र के अधिकारों की ओर स्पष्ट झुकाव दिखाई देता है। एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की हिमायत में क्या दलीलें दी जा रही थी? राष्ट्र की भाषा। जब एक देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हो, उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग हो, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है? कैसे लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं या एक दूसरे से जुड़ सकते हैं जबकि वे एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते? संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस हुई और कई बार काफ़ी तनातनी पैदा हो गई। 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तान को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सके। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक साझी भाषा थी। जैसे जैसे समय बीता, बहुत तरह के स्रोतों से नए नए शब्द और अर्थ इसमें समाते गए।
और उसे विभिन्न क्षेत्रों के बहुत सारे लोग समझने लगे। महात्मा गांधी को लगता था कि यह बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है। वह हिंदुओं और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। लेकिन 19वीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी। एक तरफ तो फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृतनिष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी, दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी के नज़दीक होती जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था कम नहीं हुई। राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषता होनी चाहिए? अपनी मृत्यु के कुछ माह पहले महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न पर अपने विचार दोहराते हुए कहा था, यह हिंदुस्तानी ना तो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए और न ही फारसी निष्ठ उर्दू। यह दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द खुलकर उधार लेने चाहिए। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं है जो हमारी राष्ट्रीय भाषा में अच्छी तरह और आसानी से घुल मिल सकते हैं। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भाषा एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवीय विचारों और भावनाओं के पूरे समुच्चय को अभिव्यक्ति दे सके। खुद को हिंदी या उर्दू से बांध लेना देशभक्ति की भावना तथा समझदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा। ये हरिजन सेवक में उनके विचार हैं। हिंदी की हिमायत। संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर.वी. धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज़ उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते, तो धुलेकर ने पलटकर कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते वे इस सभा की सदस्यता के पात्र ही नहीं हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर.वी. धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज़ उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं जानते, तो धुलेकर ने पलटकर कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं हैं। उन्हें चले जाना चाहिए। जब इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हुआ, तो धुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहे। जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाल हुई, लेकिन भाषा का सवाल अगले 3 साल तक बार बार कार्रवाइयों में बाधा डालता रहा और सदस्यों को उत्तेजित करता रहा। तकरीबन 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। तब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो गए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला विकसित कर लिया था। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, परंतु इस फॉर्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 साल तक सरकारी फर्मों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया था। धुलेकर बीच बचाव की ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे। वे चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्हें लगता था कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है। धुलेकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा
बनाना चाहते थे। महोदय, इस बात पर मेरे से ज़्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी को एक रियायत दी गई है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है। बहुत सारे सदस्यों को धुलेकर के बात करने के अंदाज से काफ़ी परेशानी हो रही थी। उनके भाषण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष ने कई बार उन्हें टोककर कहा कि इस तरह बात करके मेरे विचार में आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन धुलेकर ने अपने ही अंदाज में बात जारी रखी। वर्चस्व का भय। धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास की सदस्य श्रीमती जी दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, कभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन चुका है। ये दुर्गाबाई जी ने कहा था, मद्रास की सदस्य थी। चाहे यह सही हुआ हो या गलत, गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों का यह रवैया असल में इस राष्ट्र के साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है। विरोधियों का मानना है कि संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा है यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। इसके बावजूद बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा, विरोध का सामना किया, हिंदी के स्कूल खोले और कक्षाएं चलाई। अब इस सब का क्या नतीजा निकलता है? दुर्गाबाई ने पूछा। सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देखकर सदमे में हूँ। दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा था। उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उससे निकाला जा रहा था। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमज़ोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूह के बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित है। जैसे जैसे चर्चा तीखी होती गई, बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन व सम्मान की भावना का आह्वान किया। बम्बई के एक सदस्य श्री शंकर राव देव ने कहा कि कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, परंतु उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन देना चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आशंकाओं को बल मिले। मद्रास के श्री टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार ने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी किया जाए एहतियात के साथ किया जाए। यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। चाहे लोगों के भय निराधार हो, उनको शांत नहीं किया जाना चाहिए, वरना लोगों में गहरी करवाहट रह जाएगी। उन्होंने कहा, जब हम साथ रहना चाहते हैं और एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए और लोगों पर चीज़ें थोपने का सवाल नहीं उठना चाहिए। ये किनके शब्द थे देख लेते हैं हम लोग। रामलिंगम चेट्टियार, जो कि मद्रास के थे। निष्कर्षतः भारतीय संविधान गहन विवादों और परिचर्चाओं से गुजरते हुए बना। उसके कई प्रावधान लेन देन की प्रक्रिया के जरिए बनाए गए थे। उन पर सहमति बन पाई जब सदस्यों ने दो विरोधी विचारों के बीच की जमीन तैयार कर ली, परंतु संविधान के एक केंद्रीय अभिलक्षण पर काफ़ी हद तक सहमति थी। यह सहमति प्रत्येक वयस्क भारतीय को मताधिकार देने पर थी। इसके पीछे एक खास किस्म का भरोसा था जिसके पूर्व उदाहरण अन्य देश के इतिहास में नहीं थे। दूसरे लोकतंत्र में पूर्ण वयस्क मताधिकार थे। धीरे धीरे कई चरणों से गुजरते हुए लोगों को मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में शुरू में मताधिकार केवल संपत्ति रखने वाले पुरुषों को ही दिया गया। फिर पढ़े लिखे पुरुषों को इस विशेष वर्ग में शामिल किया गया। लंबे व कठोर संघर्षों के बाद श्रमिक और किसान वर्ग के पुरुषों को मताधिकार मिल पाया। ऐसा अधिकार पाने के लिए महिलाओं को और भी लंबा संघर्ष करना पड़ा।
हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण था धर्मनिरपेक्षता पर बल। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के गुण तो नहीं कहे गए थे, परंतु संविधान व समाज को चलाने के लिए भारतीय संदर्भों में उसके मुख्य अभिलक्षणों का जिक्र आदर्श रूप में किया गया था। ऐसा मूल अधिकारों की श्रृंखला को रचने के जरिए किया गया। विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 और एवं समानता के अधिकार अनुच्छेद 14, 16, 17 राज्य में सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी और उन्हें हितैषी संस्थाएं बनाए रखने का अधिकार भी दिया। राज्य ने अपने आप को विभिन्न धार्मिक समुदायों से दूर रखने की कोशिश की और अपने स्कूल व कॉलेजों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी। सरकार ने रोजगार में धार्मिक भेदभाव को अवैध ठहराया, लेकिन दूसरी ओर धार्मिक समुदायों से जुड़े सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के लिए कुछ कानूनी गुंजाइश रखी गई। इसी वजह से अस्पृश्यता पर कानूनी रोक लग पाई और इसी कारण से व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कानूनों में परिवर्तन हो पाए। भारतीय राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता में राज्य व धर्म के बीच पूर्ण विच्छेद नहीं रहा। हमने दोनों के बीच एक विवेकपूर्ण फासला बनाने की कोशिश की है। संविधान सभा के विवादों से हमें यह समझ आती है कि संविधान के निर्माण में कैसी कैसी विरोधी आवाज़ें उठी और कैसी कैसी मांगें की गई। ये चर्चाएं हमें उन आदर्शों और सिद्धांतों के बारे में बताती हैं जिनका जिक्र संविधान के निर्माताओं ने किया, परंतु इन विवादों को समझने में हमें याद रखना चाहिए कि आदर्शों को विशेष संदर्भों के मुताबिक बदल गया। इसके अलावा ऐसा भी हुआ कि सभा के कुछ सदस्यों ने 3 वर्षों में हुई चर्चाओं के साथ साथ अपने विचार ही बदल डाले। कुछ सदस्यों ने दूसरों के तर्कों के प्रकाश में अपनी समझ बदली और खुले दिलो दिमाग से काम किया। कुछ अन्य सदस्यों ने आसपास की घटनाओं को देखते हुए अपने विचार बदल डाले। संविधान सौंपते हुए BR अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद एक दूसरे को बधाई देते हुए काल रेखा को देख लेते हैं। 26 जुलाई को ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। 1945 में 26 जुलाई को और दिसंबर से जनवरी में भारत में आम चुनाव होते हैं। 1946 में 16 मई कैबिनेट मिशन आपकी संवैधानिक योजना की घोषणा करती है। 16 जून को मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति देती है। 16 जून कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश किया जाता है। 2 सितंबर को कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है, जिसमें नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। 13 अक्टूबर को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला लेती है। 3 से 6 दिसंबर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली कुछ भारतीय नेताओं से मिलते हैं। इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकलता है। 9 दिसंबर को संविधान सभा के अधिवेशन शुरू हो जाते हैं। 1947 29 जनवरी मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है। 16 जुलाई को अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक 11 अगस्त को जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। 14 अगस्त पाकिस्तान की स्वतंत्रता, कराची में जश्न। 14 से 15 अगस्त मध्यरात्रि भारत में स्वतंत्रता का जश्न। 1949 में दिसंबर संविधान पर हस्ताक्षर हुआ। ये सारे डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन है, आंसर दे दीजिए उसके। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को किस तरह परिभाषित कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्तियों के पक्ष में क्या तर्क दिए गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए और वे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थीं जिन्होंने संविधान का स्वरूप तैयार किया। दमित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न दावों पर चर्चा कीजिए। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक परिस्थिति और एक मजबूत केंद्र सरकार की ज़रूरत के बीच क्या संबंध देखा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला। और मानचित्र कार्य में है आपका, वर्तमान भारत के राजनीतिक मानचित्र पर यह दिखाइए कि प्रत्येक राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। इन राज्यों की राज्य भाषा को चिन्हित कीजिए।
इस मानचित्र की तुलना 1950 के दशक के प्रारंभ के मानचित्र से कीजिए। दोनों मानचित्रों में आप क्या अंतर पाते हैं? क्या इन अंतरों से आपको भाषा और राज्यों के आयोजन के संबंधों के बारे में कुछ पता चलता है? परियोजना कार्य कोई एक। हाल के वर्षों के किसी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन को चुनिए। पता लगाइए कि यह परिवर्तन क्यों हुआ, परिवर्तन के पीछे कौन कौन से तर्क दिए गए और परिवर्तन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। अगर संभव हो तो संविधान सभा की चर्चाओं को देखने की कोशिश कीजिए। यह पता लगाइए कि मुद्दे पर उस वक्त कैसे चर्चा की गई। अपनी खोज पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। 11 में हमारा भारतीय संविधान की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा फ्रांस अथवा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कीजिए। ऐसा करते हुए निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों पर गौर कीजिए: धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार और केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। यह पता लगाइए कि इन संविधानों में अंतर और समानताएं किस तरह से उनके क्षेत्रों के इतिहासों से जुड़ी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।